आपके पुराने दोस्त हैं राजभर साहब, वो आजकल बड़ा बयान दे रहे हैं और कहीं न कहीं आप लोग की पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत से लोग मंत्री बनने के संपर्क में हैं। कौन लोग हैं ये? आप पहले राजभर जी मंत्री बन ले तो और किसी को मंत्री बनने का ठेका ले लें। वो तो विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार मंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं। तो पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने साकार हो जाएं, तब दूसरों को सपना दिखाना शुरू करें। हिमाचल कर्नाटक की बात आपने करी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो वाकया गुजरा है बहुत ही शर्मनाक है। आपने भी वीडियो ट्वीट करी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री पैर धोने लगे, पैरों में पड़ गए। कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग के दबाव में है या सच में जो है उनको एहसास है कि गलती हुई है? देखिए, कुल मिलाकर के यही लोकतंत्र है और यही चुनाव की कीमत कि आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दलित आदिवासी युवक का पैर पकड़ना पड़ा, तेरा लगा के क्षमा याचना मांगनी पड़ी, क्योंकि डर है कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी दलित पिछड़े मिलकर के बीजेपी का सुपड़ा न साफ कर दें। इसलिए आज ये प्यार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उमड़ा है और उसी का एक नमूना मध्य प्रदेश में देखने को मिला। माननीय शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से जब वो आदिवासी पीड़ित जवान का पैर धोते देखे गए, तेरा लगा के क्षमा याचना करते देखे गए और उनकी पत्नी से बात करके आर्थिक सहयोग देने की बात करते रहे, तो हम तो उस पीड़ित की पत्नी, हम आदिवासी बहन की भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उसने माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक धन देने के प्रस्ताव को ठुकराया और कहा कि हमका पैसा वैसा ना चाहिए, हमका चाहिए हमारा आदमी। तो कहीं ये डैमेज कंट्रोल वाली सिचुएशन तो नहीं आ गई कि मुख्यमंत्री पहुंच गए और डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं? अब जो अपमान हो चुका माननीय मुख्यमंत्री के पैर धोने से और तिलक लगाने से, वो अपमान मिट नहीं सकता, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अपमान को लोगों ने गांठ बांधी है। इसके पहले देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को मंदिर की चौखट पर अपमानित होना पड़ा था, जबकि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री जो ऊंची जात का है, वो मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा करता है। सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति क्योंकि आदिवासी समाज की महिला है, इसलिए वहां के पंडित पुजारियों ने गर्भगृह जाने से रोका और बाहर बैरिकेडिंग के बाहर से ही उनको मंदिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करना पड़ा। तो ये अपमान देखा लोगों ने कि पहले राष्ट्रपति जी को, फिर आदिवासी युवक को, और उसके पहले जब राष्ट्रपति जी माननीय रामनाथ कोविंद जी थे तो उनको राजस्थान के पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में भी इसी तरीके से अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े थे, जब गेट के अंदर जाने से उनको रोक दिया गया था। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग छोड़े थे तो उसको भी यहाँ के गंदी मानसिकता के लोगों ने गंगा जल से धुलवा करके इस बात का प्रमाण दिया था कि इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े जानवर से भी बदतर हैं। वो जानवरों को, कीड़े मकोड़ों का तो सम्मान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी दलित और पिछड़ों को अपमानित करने के लिए ये नित्य प्रति इस प्रकार का मौका तलाशते रहते हैं। अजय स्वामी जी, विपक्षी एकता का एक बहुत बड़ा चेहरा राहुल गांधी, आज उनको बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा था कि हाईकोर्ट से उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने तो उनकी सजा बरकरार रखी। अगर ऐसे ही रहा तो 2024 का चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाए। देखिए, चुनाव लड़ना और न लड़ना ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन माननीय जयप्रकाश जी भी कभी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन वो कभी विपक्षी एकता के पितामह साबित हुए थे। लोकतंत्र में जब भी लोग किसी बड़े नेता की तस्वीर देखेंगे तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी भी जरूर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला है, न्याय की पूरी उम्मीदें हैं। हम समझते हैं राहुल जी
को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए और अंत में उनको न्याय मिलेगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि जिसे न्यायपालिका में भरोसा है, देर हो जाए अंधेर नहीं है, निचली अदालत में नहीं, माननीय उच्च न्यायालय में नहीं, तो कम से कम सबसे ऊंची अदालत जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां से न्याय अवश्य मिलेगा। एक सियासत पर भी सवाल कर लेते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने वाले। जब सभी विपक्षी पार्टी एक हो रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी और अखिलेश जी एक मंच पे दिखेंगे, तो कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। जब सभी विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसी क्रम में स्वाभाविक है कि एक साथ खड़े होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले हम लोग की अखिलेश जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कह दिया है एनडीए बनाम पीडीए है ये 2024 का पूरा चुनाव। कल एक बहुत बड़ी होर्डिंग ठीक विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय के सामने भी लगा दी। तो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सपा के साथ जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो नारे आज के नहीं। जब शोषित समाज पार्टी थी तो उसने नारा दिया था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। जब लोहिया जी का समाजवादी आंदोलन चरम पर था, तो उसमें समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पांव 100 में 60। जब मानवर काशीराम जी ने बहुजन समाज की रेल चलाई, तो उन्होंने नारा दिया था 85 बनाम 15। उसी मानवर काशीराम जी के नारे को जब मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ था, तो हमने दोहराया था कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। उसी को दूसरे रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नाम दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सबको मिला लिया जाए तो 85 और 90 का आंकड़ा होता है। जो नारे पहले दिए गए थे उसी का एक दूसरा रूप है जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में आया है। इसलिए इसको सुन करके किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जब जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक साथ खड़ा होता है तो बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होते हैं। स्वाभाविक रूप से विपक्षी पार्टी आज जब एक हो रही है तो भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी है। एक आखिरी सवाल, आपके पुराने दोस्त हैं राजभर साहब, वो आजकल बड़ा बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग की पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत से लोग मंत्री बनने के संपर्क में हैं। कौन लोग हैं? आप पहले राजभर जी मंत्री बन ले तो और किसी को मंत्री बनने का ठेका ले लें। वो तो विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार मंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं। तो पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने साकार हो जाएं, तब दूसरों को सपना दिखाना शुरू करें। पहली बात तो ये कि जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर हवाई घोषणाएं करती हैं, लेकिन वह हवाई घोषणाएं केवल हवाई रह जाती हैं। कभी जमीनी हकीकत के रूप में उनको अमली जामा नहीं दिया जाता है। बहुत पहले की बात है, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी कुशीनगर आए थे, तो वहां पर परोना चीनी मिल को चालू करने के लिए घोषणा किया था। सरकार के 9 साल हुए, चालू होने को बहुत दूर तक कोई चीनी मिल लगने की शुरुआत भी नहीं हुई। यहां तक कि 3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन और लोकार्पण किया। आज तक नियमित फ्लाइट उस पर कभी नहीं चल पाई। हफ्ते में एक फ्लाइट आती और जाती है। तो स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार की घोषणाएं पूरे देश में होती हैं। और क्योंकि अब तो 9 साल के अंदर पहले तो मोदी जी के नाम पर, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर लोग गलत वकालते में आकर के लोगों ने वोट दिया। लेकिन अब तो 9 साल का काम का लेखा जोखा है कि 9 साल में पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज महंगाई की आग में पूरे देश की जनता जल रही है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार आज लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जुबान बंद करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर करती है। यह पहली ऐसी असफल सरकार है
जिसने सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले करना शुरू कर दिया है। जग जाहिर है कि पूर्व की सरकारें जब केंद्र में आती थी तो उनकी कोशिश होती थी कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिससे कि रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर सृजित हों और नौजवानों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलें। ये पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने सरकारी विभागों को, सरकारी प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेचना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, देश के सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया। यानी जिन विभागों में सरकारी नौकरियां मिलने की नौजवानों को उम्मीदें हुआ करती थी, भाजपा सरकार ने उन उम्मीदों का गला घोट दिया और सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। अभी तो शुरुआत किया है, अगर कुछ दिन ये और रह गए तो पूरे देश को बेच देंगे। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी तो अपने देश यानी यूनाइटेड किंगडम के बैंकों में वो पैसा जमा करती थी। भाजपा सरकार तो पूरे सरकारी विभागों को बेच करके अपने चहेते उद्योगपतियों के तिजोरी को भरने में लगी हुई है। दुर्भाग्य है इस देश का, जो आज जनता पछता रही है, नौजवान पछता रहा है। कोई बेरोजगारी का दंश झेलते हुए, कोई महंगाई की आग में जलते हुए, कोई GST के मार से, कोई ED CBI इनकम टैक्स की मार से और कोई सरकारी विभागों के बेचे जाने से आज तमाम जो बेरोजगारी के रास्ते पर जा रहे हैं, आज सब लामबंद हो रहे हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव जब भी होगा, काम के आधार पर अब लोग बीजेपी से हिसाब मांगेंगे और साथ ही साथ इनको जवाब भी देंगे। मौर्य साहब, ये तो हवाई अड्डे और हवाई जहाज की बात हो गई, लेकिन ये सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के नाम से जानी जाती है और गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। लगता है अब ट्रेन से भी कुछ होगा। अब ये कुछ भी दिखाएं, चुनाव के वक्त पर कुछ भी किया जाता है, जनता उसका संज्ञान नहीं लेती। जानते हैं ये सब चुनावी कपोल कल्पित घोषणाएं हैं, हवाई फायरिंग है, इससे कुछ इनको मिलने वाला नहीं है। भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। हिमाचल हाथ से निकल गया, कर्नाटक हाथ से निकल गया, एक एक करके अब जो भी चुनाव आएगा इनके हाथ से निकलता जाएगा। 2024 में बीजेपी का केंद्र से सूत्र साफ होगा। बहुत शुक्रिया स्वामी साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। बड़ी ही बेबाकी से सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए। लखनऊ से भारत एक्सपोज के लिए अरसलान समदी।